चल करून टाक मग आणखीन काय की नाही थांबूया. हे लाईव्ह येतंय तुझं ते काय येतंय तुझ्याकडनं की तिकडनं लाईव्ह केलंय म्हणून? नाही माझ्याकडे ती लाईव्हचे दिसणार ना माझ्या मोबाईलला. पत्रा येणार वर का? असं येणार ते काल पत्रा येणार सांगायचं वरती. बॅकग्राऊंडला. पत्रावरती काय त्याला फोन करून बघा चालू केलं का. जाऊ दे कर ना चालू. चालू केलेली आहे मी आता. तू केलंस का? बोला तुम्ही. ठेव इकडे. बोला. साथियों नमस्ते, मेरा नाम जयंत दीवान है और मैं यहाँ मुंबई से बात कर रहा हूँ. पहले मैं जन मुक्ति विमर्श का आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को, मुख्य रूप से शानू और उनकी टीम को, जिन्होंने मुझे आज आप लोगों से कुछ संवाद करने की, बातचीत करने का मौका दिया हुआ है. जब मुझसे पूछा गया कि आपका विषय क्या रहेगा, मैंने थोड़ी देर सोचा कि क्या कहूँ. तो फिर मेरे मन में आया कि आज का जो कोरोना की स्थिति है, यह स्थिति के बारे में थोड़ा मैं अपनी बातें कहने की कोशिश करूँगा. विषय का शीर्षक दिया है कि संकट को अवसर समझे. मैं मराठी भाषिक हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि यह अवसर जो है, ये इष्टापत्ति एक शब्द हम मराठी में इस्तेमाल करते हैं. आपत्ति है लेकिन इष्ट है, कभी कभी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, इसलिए मराठी में इसको इष्टापत्ति कहते हैं. तो इसलिए ये इष्टापत्ति शायद हिंदी में नहीं होगा ये शब्द, इसलिए कहा कि यह संकट है लेकिन इसको हम अवसर मानकर चलें. संकट कैसे है इसके बारे में थोड़ा विवेचन मैं करूँगा. पहला तो ये है कि इस कोरोना से हमारा व्यवस्थापन का जो नंगापन है ये सामने आ गया. मैं और कारपेट के नीचे जो छुपाई हुई चीज़ें थी वो सामने आ गई, छुपा कर रखी थी, सामने आ गई. जब बम्बई में मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग चलते हुए भाग रहे थे कोरोना के वक्त, मई में बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग रहे थे. उनका जो पलायन है, इस पलायन को देखकर बड़ा अचरज हुआ. और एक महसूस होना अलग बात है. हमारे मुंबई में की जनसंख्या 1.5 करोड़ है, उसमें की आधी बस्ती झुग्गी झोपड़ियों में रहती है. इसका मतलब करीबन 60 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम में रहते हैं, ऐसा हम मान कर चलें. तो उसमें के आधे माने कितने हो जाएंगे, करीबन 35 लाख 30 लाख लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो किराए पर रहते हैं या कोई रूम लेकर 7-8 लोग साथ में रहते हैं. तो इस तरीके की बस्ती में रहने वाले लोगों में से अगर हम समझ लें कि 30 लाख है, तो 30 में से 15 लाख लोग इस बम्बई को छोड़कर चले गए, ऐसा कहना पड़ेगा. सरकार के आंकड़े कहते हैं 6 लाख 10 लाख, लेकिन इस पर विश्वास रखना मुश्किल है. 15 लाख लोग पलायन कर गए इस शहर से. तब पता चला कि यह शहर जो है, ये बड़े शहर क्रूर रहते हैं. ये आदमी को समझ नहीं सकते, आदमी को अपना नहीं सकते. यहाँ जिन्होंने पसीना बहाया, जिन्होंने मजदूरी की, वही लोग भागना शुरू कर दिए और उन्हें रोकने वाला भी नहीं कोई था और न सरकार की कोई व्यवस्था थी. इसलिए मैंने कहा कि एक है बात पता होना और एक बात है महसूस होना. तो महसूस करना, अनुभव करना, यह एक बात है,
और यह बात मुंबई ने इस कोरोना के वक्त में महसूस की। दूसरी बात यह है कि हमें यह समझ में आ गया कि मज़दूरों का कोई नोन नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रवासी मज़दूर है मुंबई शहर में, इनकी कोई नोन नहीं है। कितने हैं पता नहीं, कौन कौन से व्यवसाय में हैं पता नहीं। ऐसा कहते हैं उस समय लेबर लॉज में आता है कि जहाँ जहाँ लोग मज़दूर काम कर रहे हों वहाँ वहाँ उनकी नोंद होनी चाहिए, लेकिन इकट्ठा सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। तो इसका स्थिति ये बनती है कि अगर आंकड़े नहीं हैं तो मज़दूरों के लिए, यहाँ जो श्रमिक लोग हैं उनके लिए, फिर वो कौन से भी भाषा के रहो, कौन से भी राज्य के हो, इनका प्लानिंग, नियोजन कैसे किया जाएगा? अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं हैं तो नियोजन होगा कैसे? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल इस कोरोना के कारण सामने आ गया है कि इन मज़दूरों का वाली कोई नहीं है, न सरकार है। तो यह एक बात सामने आ गई और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सी बातें ये जो है ये कारपेट के नीचे थी छुपी हुई, वो नंगापन, इनका इस शहर का नंगापन हमारे सामने आ गया। दूसरी बात ये एक आ गया कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुंबई में चल रहे हैं। मेट्रो का काम सबसे बड़ा चल रहा है। इस मेट्रो के काम पूरा ठप हो गया। मेट्रो के व्यवस्थापन ने कहा कि केवल 30% लोग मज़दूर हमारे यहाँ कारीगर माने स्किल्ड वर्कर हमारे पास है और इस पर हम काम नहीं कर सकते। तो पलायन कर गए मज़दूरों को जब तक हम बुलाएंगे नहीं तब तक हमारे प्रोजेक्ट्स पूरा नहीं होगा, हमारा काम शुरू नहीं होगा। तो मुंबई का जो कारोबार है ये बड़ी संख्या में यह स्किल्ड वर्कर्स पर अवलंबन है और ये एक बात सामने आ गई कि बिना स्किल्ड वर्कर के, बिना मज़दूरों के यह शहर आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरी बात यह आ गई कि अगर यह कोरोना जैसी बीमारी है, यह 50% आबादी में अगर फैलती है तो उसमें से 50% जो अपने आप को बहुत बड़े घरों में रहने वाले, टावर्स में रहने वाले लोग जो हैं वो इससे छूट नहीं सकते। इसलिए यह है कि यह दोनों जो है, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग और बड़े बड़े टावर्स में रहने वाले लोग, बड़े बंगलों में रहने वाले लोग जो हैं, इनको समझ में आ गया, बड़े बंगलों वाले लोगों को समझ में आ गया कि हमें इनकी भी हिफाजत करनी पड़ेगी, स्लम में रहने वाले लोगों की। और अगर इनकी हम हिफाजत नहीं करेंगे तो कोरोना जैसे बीमारी में अगर वहाँ आग लग गई तो उस आग से हम लोग भी चपेट में आ जाएंगे। अर्थात जब मैं ये कह रहा हूँ तब यह भी आपके ध्यान में मैं दे देता हूँ कि कोरोना का जो संसर्ग फैला है यह झुग्गी झोपड़ियों के कारण नहीं फैला है। प्रथम हवाई जहाज़ से, बाहर से, दुबई से कहिए और विदेशों से कहिए, जो लोग आए और जो लोग जगह जगह चले गए उनके कारण ये फैला और फिर वो धीमे धीमे जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है वहाँ कोरोना फैलेगा। तो मैं इस संकट का थोड़ा सा विवेचन आपके सामने कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि पता तो था हमें बम्बई के बारे में, लेकिन उसको महसूस करना, उसके नंगापन को, यह इस कोरोना ने हमें दिखा दिया है। दूसरी बात है कि कोरोना से लड़ने वाले जो लोग हैं वो आमतौर पर हेल्थ वर्कर हैं और उसके सबसे नीचे की सीढ़ी है या पहली सीढ़ी है ये आशा वर्कर्स की है। आप जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है आशा वर्कर्स के लिए। आशा वर्कर्स को महीने का सिर्फ 4,000 साढ़े 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और इस बार आशा वर्कर्स के यूनियन ने कहा कि हमारे पगार 2-3 महीनों से नहीं दिए गए हैं, अगर हमारे पगार नहीं दोगे तो हम अब स्ट्राइक पर जाएंगे। तो आप कहिए कि आशा वर्कर्स की ये स्थिति है। उसी तरीके से नर्सेज जो है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात कर रहा हूँ, नर्सेज जो है इन्होंने अभी फिर से एक बार सरकार से कहा है कि नर्सेस की जो जगह है वो अभी भी भरी हुई नहीं है, बहुत सी खाली पड़ी हुई है और अगर उनको नर्सों का जो जगह है वो भरी नहीं जाएगी तो उन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक पर जाएंगे, क्योंकि
हम लोग रात दिन यहाँ काम कर रहे हैं, रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, और आप अगर हमको कहेंगे कि इतनी कम संख्या में हम पूरी संभाल ले इस स्थिति को, तो हमसे ये संभाला जाए। आखिर हम भी तो आदमी हैं। तो स्वास्थ्य सेवा जो है वह भी पूरी तरीके से ऐसी स्थिति है सरकार की कि यह संभाल नहीं सकती। यह एक पहले तो भी था, लेकिन कोरोना के कारण यह और स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र की सरकार या देश में भी यही चित्र है कि स्वास्थ्य सेवा हमारी इतनी कमज़ोर है कि ये बोझ उठा नहीं सकती। तो स्वास्थ्य सेवा पर महाराष्ट्र का जो उत्पादन है, जो क्या उत्पन्न है, इनकम है, उसमें का सिर्फ 1% बजट का 1% सिर्फ स्वास्थ्य पर खर्च होता है, हेल्थ पर खर्च हो रहा है। तो हेल्थ पर कि अगर हम पैसा बढ़ाएंगे नहीं, बजट बढ़ाएंगे नहीं, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से ये बात सामने आ गई है। अब आर्थिक बातों की मैं बात करूंगा कि हाथ में काम नहीं है। आज लोगों के हाथों में काम नहीं है, और काम नहीं है इसलिए लोगों की क्रय शक्ति नहीं है। क्रय शक्ति नहीं है इसलिए व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी दुकानों में माल होते हुए भी जितना धंधा होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो एक दुष्ट चक्र एक तरीके का अभी ये कोरोना के कारण हमारे सामने आ गया है, और इसलिए सवाल ये आ गया हमारे सामने एक चित्र ये आ गया है कि अब उद्योग जो है वो उद्योग हमारे रोज़गार देने वाले नहीं हैं। कृषि जो है, जहाँ मनरेगा जैसे काम चल रहे हैं, कृषि में कुछ ढंग से काम करेंगे तो वह रोज़गार देगी, लेकिन आज जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी दूर करने के लिए रोज़गार अगर उत्पन्न करना है तो उद्योगों से मिलेगी नहीं। अब बम्बई की स्थिति ये है कि पहले ये उद्योग नगरी कही जाती थी, यहाँ बड़े बड़े मिल्स होते थे, लेकिन आज ये उद्योग नगरी नहीं रही है, यह केवल एक सेवा केंद्र बना हुआ है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हाथ में काम नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, और दूसरी ओर हमारे ध्यान में आ गया है या आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। माने क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई है। ये चौथा रिवोल्यूशन हो रहा है उद्योगों में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जा रहा है। माने क्या है, माने ये है कि रोबोट अब कारखानों में आ गए हैं, और रोबोट से अब उत्पादन बढ़ेगा। अब उत्पादन अगर रोबोट से बढ़ने वाला हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ने वाला हो, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, वहाँ मजदूर नहीं रहेंगे, यंत्र काम करेंगे, और जहाँ यंत्र काम करता है वो उत्पादन करेगा, उसके लिए बाजार हो चाहिए, और बाजार में अगर लोगों के हाथ में क्रय शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस बाजार में आने वाली चीज़ों को खरीदेगा कौन। इसलिए अब जो उद्योग है वह अपना फाइनेंस की छोटी छोटी कंपनियां बना रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप हमसे लोन लीजिए, हम आपको लोन दे रहे हैं। तो उत्पादन करने वाला अब लोन देने निकला है, और वो कह रहा है कि आप हमसे लोन लीजिए ताकि आपके हाथ में पैसा आएगा और आप हमारी चीज़ों को खरीदेंगे, इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1000 रुपये अगर मुनाफा होता है बड़े बड़े उद्योगों को, और उसमें का 900 रुपया फिर से वो उद्योगों में ही जाने वाला हो, और सिर्फ 100 रुपया उनका, 1000 में का 100 रुपया केवल लोगों के हाथों में जाएगा, तो लोगों के हाथों क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो 1000 रुपये में से 500 रुपये का जो है, 500 रुपया वो मजदूरों के हाथ में, कारीगरी को हाथ में, व्यवस्थापन के हाथ में अगर जाएगा, तो उसमें से उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, और मार्केट में जब चीज़ जाएगी तो वो खरीदेंगे। तो इस तरीके की एक बड़ी चैलेंज हमारे सामने है, और कोरोना का कारण यह स्थिति और भद्दे तरीके से हमारे सामने आ गई है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एक शब्द अभी कोरोना में है, इम्यूनिटी शब्द आ गया है। आजकल बहुत चल रहा है ये, इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी, क्योंकि कोरोना से लड़ना हो तो इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी का मतलब क्या है, रोग प्रतिकारक शक्ति। तो रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़नी चाहिए,
और इस पर अब केंद्रित हो रहा है, माने स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर अब लोगों का ध्यान आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। अगर पौष्टिक खाना खाना है तो पौष्टिक खाना खाइए, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिलेगा, और उसी के साथ आप स्वास्थ्य भान हमारा बढ़ रहा है। कोरोना के कारण ये हो गया कि लोग अब योगासन करने लग गए हैं, प्राणायाम करने लग गए हैं। क्यों? और अच्छे तरीके का खाना खाने लग गए हैं। कुछ भी खा नहीं रहे, अच्छे तरीके का खाना खाने लग गए हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि हमारी शरीर का रोग प्रतिबंधक शक्ति अगर बढ़ेगी तो हम कोरोना जैसे इसको ये कह, और ये बड़े पैमाने पर इसका विज्ञापन हो रहा है, आपको पता होगा। तो कोरोना की इष्टापत्ति इस दृष्टि से है कि लोगों के सोच को एक तरीके से इस रोग ने, इस बीमारी ने लोगों को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया है। और ये जो नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया है, इसी को मैं कह रहा हूँ कि यह हमारे लिए एक अवसर बना है, सोचने का अवसर दिया है इस कोरोना ने। और इसीलिए मराठी में हम इसको कहते हैं कि यह एक इष्टापत्ति है इस दृष्टि से। दूसरी बात है कि हमने देखा कि स्टेट जो है वो किस तरीके से काम कर सकता है। जो मजदूर यहाँ से पलायन कर गए, उन मजदूरों को किसी ने सहारा दिया। अगर मीडिया ने उसमें भी एनडीटीवी हिंदी, रविश कुमार जैसे लोगों ने अगर लगातार यह बात नहीं बताते कि किस तरीके से लोग चलते हुए जा रहे हैं, किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, तब कहाँ सरकार जगी और सरकार ने कुछ गाड़ियाँ छोड़ने की बात की। लेकिन तब तक तो बहुत पानी पुल के नीचे से बह गया था। तो मीडिया के कारण एक सामने बात आई कि किस तरीके से काम हो रहा है, सरकार किस तरीके से निकम्मी हो रही है। तो स्टेट जो है, स्टेट हर जगह काम नहीं कर पाती है, ये दिखाई दिया। और ऐसे वक्त में समाज खड़ा हुआ और समाज ने, छोटी छोटी रचनात्मक काम करने वाली संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने लोगों को सहारा दिया, लोगों को खाना खिलाया, उनके जाने की व्यवस्था की लोगों की। तो इसमें हमने कोरोना में एक हमारे ध्यान में बात आई जो गांधी से लेकर चलती आई हुई है कि रचनात्मक कामों की एक विशेषता है। और यह रचनात्मक काम जो हैं, इनकी उपस्थिति अगर है तो समाज आगे बढ़ सकता है, समाज को वह मददरूप होते हैं। केवल सरकार पर अगर हम कुछ छोड़ दें तो नहीं चलेगा। इसलिए रचनात्मक कामों के ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यह हमारे इस कोरोना के इसमें हमने देखा है। अब इसमें ये बात ये आती है कि इसी से, रचनात्मक कामों से ही आदमी की अभिक्रमशीलता बढ़ेगी और अभिक्रमशीलता से समाज आगे बढ़ेगा। इस पर जो मैं विशेष रूप से आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि समाज को विचार प्रवृत्त करना, समाज को सोचने के लिए प्रवृत्त किया गया है इस कोरोना के कारण। और इसलिए मैंने ये कहा कि ये हमारे लिए एक इष्टापत्ति है, ऐसा मैंने कहा। एक बात की ओर मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि लॉर्ड भिकू परेख एक बड़े विचारवंत हैं जो लंदन में हैं, लॉर्ड हैं। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्टेट एंड सिटीज़न, माने नागरिक और सरकार, इसके बीच में समाज नाम की कोई चीज़ अब रही नहीं है। माने अगर बगल के घर में कोई कुत्ता भौंकता है तो अगल बगल के लोगों को जाकर नहीं कहेंगे, सीधा पुलिस को फ़ोन करेंगे, स्टेट को फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बगल के घर के कुत्ता बहुत भौंक रहा है। और पुलिस आएगी और जो करना है कार्रवाई करेगी। हमारे यहाँ ये नहीं है। वहाँ समाज नाम की जो एक कड़ी है वो ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ, हमारे देश में स्टेट और सिटीज़न, इसके बीच में एक समाज नाम की चीज़ है, आज भी है। और यह जो समाज नाम की चीज़ है,
यह हमें हमेशा संकट के समय में काम करती है। तो यह हमारे भारत की एक बड़ी विशेषता है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर कोई गुजर जाता है, कोई संकट में है, तो अगल बगल के लोग दौड़ कर आते हैं, हमारे परिवार के लोग दौड़ के आते हैं। जो खून से हमारा नाता है वो तो आते हैं, लेकिन हमारे जो और लोग हैं, दोस्त हैं, वो दौड़ कर आते हैं, हमारे अगल बगल के लोग दौड़ कर आते हैं। तो इस तरीके से फिर वो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, उनके लोग दौड़ कर आएंगे, वो संस्थाएं दौड़ कर आएंगी। तो इस तरीके से समाज को संभाल लेते हैं। तो यह एक विशेषता है, और यह जो विशेषता है, इस विशेषता के कारण ही हम कोरोना से कुछ हद तक लड़ पा रहे हैं या लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सोच है, चिंतन है, और ये कोरोना ने हमारे दिमाग पर बहुत कुछ सवाल उपस्थित कर दिए हैं। जैसे सवाल क्या उपस्थित किए आम लोगों के मन में सवाल ये उपस्थित किए कोरोना ने कि इतनी बड़ी संख्या पलायन क्यों कर रही है, इतनी बड़ी संख्या पलायन क्यों कर रही है। इस पलायन को हमारे देश का विभाजन जब हुआ, तब जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लोग भागे, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम देखते हैं, उससे तुलना की गई। और प्रवासी मजदूर यह शब्द आया। प्रवासी यह शब्द जो है, ये हमने देखा था, गांधी के आत्मचरित्र हम पढ़ते हैं, गांधी के चरित्र पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें यह शब्द आता है, प्रवासी भारतीय। आज भी हम प्रवासी भारतीय, यह शब्द आता है। लेकिन प्रवासी शब्द का अर्थ हमें पता चला इस कोरोना में। तो यह सवाल समाज के मन में इस कोरोना ने उभार कर दिया है कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल मन में समाज के खड़ा किया है इस कोरोना ने कि उत्तर भारत में, हिंदी भाषिक प्रदेशों में, मुख्य रूप से देश के रोजगार के मौके इतने कम क्यों हैं कि लोगों को वहाँ से बम्बई जैसे शहर रहे या बड़े बड़े शहर जो हैं उनमें आना पड़ रहा है। केवल मजदूरों को नहीं, जो अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको भी यहाँ आना पड़ रहा है ऐसे शहरों में। ये क्यों हो रहा है। एक और सवाल इसमें आया है कि इस देश में रोजगार के आइलैंड्स क्यों हैं, द्वीप क्यों हैं। रोजगार जो कुछ है वो सिर्फ बम्बई में, रोजगार जो कुछ है वो सिर्फ बम्बई में, या महाराष्ट्र को देखा जाए तो नासिक में या पूना में। कहते हैं महाराष्ट्र का ये ट्रायंगल है, नासिक, पूना और मुंबई। पूरे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन का बड़ी संख्या इस ट्रायंगल में रहती है, और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रोजगार इस ट्रायंगल में है, इस त्रिकोण में है। तो ये ठीक है क्या, यह सवाल भी इस कोरोना ने लोगों के सामने, समाज के सामने खड़ा किया है। तो एक और सवाल खड़ा किया है कि अब उद्योगों से रोजगार मिलेगा क्या, उद्योगों से रोजगार मिलेगा क्या। बड़े बड़े विदेशी पूंजी लगाई जा रही है, इतना पैसा आया, उन्होंने इतना पैसा दिया, लेकिन ये पैसा आने से लोगों की रोजगार की जो मौके हैं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है क्या, यह भी सवाल इस कोरोना ने, ये था ही पहले, आज का सवाल ये नहीं है, लेकिन इस कोरोना ने लोगों के सामने, क्योंकि अब बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए यह सवाल भी लोगों के सामने उपस्थित किया है। तो कृषि और सेवा क्षेत्र जो है, यह सेवा क्षेत्र ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। केवल उद्योग नहीं, सेवा क्षेत्र के आधार पर इस देश का जीडीपी बढ़ेगा। केवल सेवा क्षेत्र के आधार पर लोगों के हाथों को रोजगार मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि हमारी जो आर्थिकीय है, यह एक गैरेज जैसी है।
हाईवे पर गैरेज रहता है, गाड़ी बिगड़ जाती है तो हम गैरेज में जाकर दुरुस्त करते हैं। तो हमारा पूरी आर्थिक स्थिति जो व्यवस्था है वो इस तरीके की है। हम उत्पादन नहीं गाड़ी का करेंगे, हम गाड़ी को रिपेयर करेंगे। तो गाड़ी को रिपेयर करने वाली अर्थव्यवस्था लोगों को रोज़गार कैसे देगी? यह एक सबसे बड़ा सवाल इस कोरोना के कारण समाज के मन में, हमारे मन में निश्चित रूप से उभर कर आता है। और जब सवाल हमारे सामने आएंगे तभी हम उसका जवाब ढूंढने जाएंगे। तो लोगों की दृष्टि इस कोरोना ने बदली है क्या, यह हमें सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर हैं, यह सवाल ज़रूर हैं। दूसरी बात है कि ये 5-6 महीने होने आ रहे हैं, हम लोग घरों में बैठे हैं। अब कोई भी मॉल में गया नहीं है, कोई भी ब्रांडेड कपड़े खरीदने गया नहीं है। तो ब्रांडेड कपड़े खरीदना ज़रूरी है, मॉल में न जाना ज़रूरी है। आज लोग जो हैं, हाथ में पैसा नहीं है, उतनी ही चीज़ें खरीद रहे हैं जो ज़रूरी है। तो ज़रूरत को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो अब एक ध्यान में बात आ रही है कि हमें सादगी से हम जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मॉल में जाना, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, ये ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमने अपनी ज़रूरत मान ली है। तो यह जो ज़रूरत हमने मान ली है, इन ज़रूरतों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए हम सादगी से जी सकते हैं। सादगी से जीना ये बहुत कष्टदायी, बहुत कठिन नहीं है। यह शायद इस कोरोना ने हमें बताया है, ऐसा मुझे लगता है। एक और बात है, आखिर में अब 4 मिनट रह गए हैं, इसलिए वाइंड अप करेंगे इस बात को। 26 हो रहा है, 30 मिनट का है हमारा यह वक्तव्य मेरा, इसलिए 4 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। कि पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे तो इस कोरोना काल में उद्योग बंद थे, लोग घरों में बंद थे, इसके कारण प्रदूषण बहुत कम हो गया और यमुना का पानी दिल्ली के ट्रांसपेरेंट हो गया। यमुना जो बहती है, गंदी नाली थी, वो नहीं। हमारे यहाँ मुंबई की चौपाटी पर कितना कचरा रहता है, समुंदर फेंकता है कचरा और लोग भी कचरा फेंकते हैं। तो इस बार की चौपाटी बिल्कुल साफ है। गणपति विसर्जन के वक्त, अभी जो दिन था, बड़ा दिन रहता है, 10 दिनों में हैं, तो उस दिन पिछले वर्ष की चौपाटी का चित्र और इस वर्ष की चौपाटी का चित्र अखबार ने साथ में छापा और लोगों से कहा ये पिछले वर्ष की चौपाटी है और ये इस वर्ष की चौपाटी है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कोरोना ने हमसे कह दिया है कि अगर हमारी जीवन शैली और हमारी आदतें अगर हम बदलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और पर्यावरण का रक्षण भी होगा। इतने पर्यावरण पर, और इसलिए पर्यावरण स्नेही और सादगी भरा जीवन हम अगर जी सकते हैं, अगर हम वह शैली अपने जीवन में अपना सकते हैं तो विश्व में एक अच्छा समाज निर्माण होगा। अब एक ने मुझसे कहा कि पूरे विश्व में सभी लोगों के फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं, वो ख़राब हो चुके हैं कि सब लोग कोरोना से बाधित हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि यह बीमारी अगर हमारे ऊपर मार रही है बीमारी हमें, तो हमारे लंग्स इतने कमज़ोर क्यों हैं पूरे विश्व के लोगों के? तो उन्होंने यह सवाल उपस्थित किया कि हमारे प्रदूषण का इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि अब मनुष्य के जो फेफड़े हैं वह अब इस बीमारी को झेलने लायक नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारे जीवन शैली के बारे में सोचने के लिए इस कोरोना ने हमें मजबूर किया है, हमारे शैली के बारे में किया है और उसी तरीके से
हमें किस तरीके से समाज के बारे में, उत्पादन के बारे में, राज्य सरकार के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में लोगों को मजबूर किया है। और इसलिए आखिर में मैं ये कहूँगा, अब ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बातों को, कि मैं आखिर में ये कहूँगा, इसलिए मैंने कहा कि कोरोना हमारे लिए एक, क्या शब्द इससे मैंने किया है कि कोरोना हमारे लिए एक अवसर है सोचने का कि अब समाज कैसे आगे हम इस समाज को ले जाएंगे, किस तरीके से इस समाज को सजाएंगे, किस विचार के आधार पर हम समाज को खड़ा करेंगे। धन्यवाद मुझे मौका दिया बोलने के लिए। इसलिए मैं शानू का, विशेष रूप से जनमुक्ति विमर्श का और जनमुक्ति विमर्श के सभी टीम का, साथियों का मैं दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और मेरा वक्तव्य मैं यहीं ख़त्म करता हूं। धन्यवाद। जय जगत।